केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी ने जवाब दिया है। सीएम ऑफिस से कोई तस्वीर नहीं हटाई गई, ये साफ किया गया है। सीएम ऑफिस में गांधी, भगत सिंह की तस्वीर है। अंबेडकर, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर है। आपने लगाया था ये आरोप कि अंबेडकर की तस्वीर हटाई गई है, लेकिन अब बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि तस्वीर मौजूद है, सिर्फ उसकी जगह बदली गई है। सभी तस्वीरें मौजूद हैं। तो देखिए ये तस्वीरें, केजरीवाल ने जो तस्वीर जारी की थी वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, और बीजेपी ने जो तस्वीर जारी की है वो भी दूसरी तरफ आप देख सकते हैं। बीजेपी की तरफ से कहा यह गया है कि तस्वीर की जगह बदली गई है, तस्वीर हटाई नहीं गई है। दरअसल दिल्ली के सीएम ऑफिस को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बड़ा आरोप लगाया था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को हटाया गया है। इसके बाद बीजेपी की तरफ से अब एक तस्वीर जारी की गई है। एक तस्वीर जारी कर यह बताया गया कि तस्वीर हटाई नहीं गई है, सिर्फ उसकी जगह बदली गई है। साथ ही ये भी बताया गया कि किन किन लोगों की तस्वीर मौजूद है। तो देखिए तस्वीरों में देख भी सकते हैं हम, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर है, गांधी जी की तस्वीर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अंबेडकर की तस्वीर भी मौजूद है, लेकिन उसकी जगह बदल दी गई है। और दरअसल दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज 2 तस्वीरें जारी की थी, जिसमें आतिशी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी हैं और उनके पीछे भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीर लगी है। जबकि नई सीएम रेखा गुप्ता की कुर्सी के पीछे वो पीएम मोदी, राष्ट्रपति और महात्मा गांधी की तस्वीरें लगी हैं और भगत सिंह, अंबेडकर की तस्वीरें नहीं थी। केजरीवाल ने दोनों तस्वीरें जारी कर कहा था कि नई बीजेपी सरकार ने बाबा साहेब की फोटो हटाकर प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो लगा दी। यह सही नहीं है। इससे बाबा साहेब के करोड़ों अनुयायियों को ठेस पहुंची है और अब इसी आरोप का बीजेपी की तरफ से जवाब दिया गया है। और आइए अब आपको सुनाते हैं आम आदमी पार्टी के आरोपों पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने क्या कहा। ये अपने भ्रष्टाचार को, अपनी कारगुजारियों को बाबा साहब के पीछे, आदरणीय हमारे शहीद भगत सिंह जी के पीछे छिपाने का ये इनका प्रपंच है। आप खुद स्वयं इस कमरे में हैं। जो सरकार के हेड हैं, क्या उनकी तस्वीर नहीं लगनी चाहिए? देश की राष्ट्रपति की तस्वीर क्या नहीं लगनी चाहिए? क्या देश राष्ट्र के पिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी की तस्वीर नहीं लगनी चाहिए? भगत सिंह जी, बाबा साहब, सब हमारे देश के वो परोधा हैं जो हमारे लिए पूजनीय हैं, आदरणीय हैं और मार्गदर्शक है। तो ये कमरा दिल्ली की मुख्यमंत्री का है और हमने सरकार के हेड के नाते उनको स्थान दिया है और इनकी बातों का जवाब देना मेरा काम नहीं है। मैं जनता के प्रति जवाबदेह हूं और उनके लिए हमेशा जवाब दूंगी। और वहीं आज दिल्ली विधानसभा में नए विधायकों को शपथ दिलाई गई तो विजेंद्र गुप्ता को स्पीकर पद के लिए चुना गया। वहीं महिला सम्मान राशि पर भी खूब सियासत हुई। देखिए पूरी रिपोर्ट। मैं रेखा गुप्ता जो विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। आज दिल्ली विधानसभा में सीएम रेखा गुप्ता समेत बाकी विधायकों को शपथ दिलाई गई। इसके बाद विजेंद्र गुप्ता दिल्ली विधानसभा के स्पीकर चुने गए। सीएम रेखा गुप्ता ने विजेंद्र गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विजेंद्र गुप्ता ने बहुत संघर्ष किया है। स्पीकर की कुर्सी पर बैठने के बाद विजेंद्र गुप्ता ने हंगामा करने वाले विधायकों को हिदायत भी दी। अगर आपने नियम और कानून का उल्लंघन किया और अराजकता फैलाने की कोशिश की सदन में, तो उसको सहन नहीं किया जाएगा। अब कल सदन में सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी और 27 फरवरी को सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। वहीं दिल्ली में महिला सम्मान योजना पर सियासत भी शुरू हो गई है। आप विधायकों के साथ आतिशी ने सीएम से मुलाकात की। और बड़ी खबर यह है इस वक्त की संभल मस्जिद पर यूपी सरकार की स्टेटस रिपोर्ट आ गई है। संभल मस्जिद सार्वजनिक जमीन पर है, यूपी सरकार की रिपोर्ट बताती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की स्टेटस रिपोर्ट है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुआं भी सार्वजनिक भूमि पर है, कुएं का मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है। संभल मामले पर सुप्रीम कोर्ट कल अहम सुनवाई करेगा। संभल मामले पर इस स्टेटस रिपोर्ट को उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि संभल मस्जिद सार्वजनिक जमीन पर बनाई गई है।
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुआं भी सार्वजनिक भूमि पर बना हुआ है। कुआं मस्जिद के बाहर बना है। ऐसे में कुएं का मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है। मौजूदा मस्जिद समिति का आवेदन विवादित स्थल के मामले के दायरे से पूरी तरह बाहर है। मस्जिद समिति प्रयास कर रही है कि सार्वजनिक कुएं पर निजी अधिकार बनाए। ये कुआं उन 19 कुओं का हिस्सा है जो जिला प्रशासन की ओर से पुनर्जीवित किए जा रहे हैं। बारिश का पानी इन कुओं में स्टोर करने के बाद सभी समुदायों के लोग इस जल का इस्तेमाल कर सकेंगे। इन प्राचीन कुओं का पुनरुद्धार किया जा रहा है। सांस्कृतिक रूप से भी संभल में पर्यटन को इन कुओं से बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐतिहासिक रूप से ये क्षेत्र काफी अहमियत रखता है। मस्जिद समिति का आवेदन पुनरुद्धार प्रक्रिया को न सिर्फ फेल करने की कोशिश है, बल्कि क्षेत्र का संरक्षण, विकास और पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। अब संभल मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। यूपी विधानसभा में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बयान से नाराज समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। उन्होंने डिप्टी सीएम के बयान को मुलायम सिंह यादव का अपमान करार दे दिया। माननीय मंत्री जी लगातार इस तरह की बातें करते हैं। उस दिन प्रश्न के उत्तर में उन्होंने खुदा की नियामत कहा थी। आज प्रश्न कहाँ था, घुमा के कहाँ लेके चले गए। विधानसभा में समाजवादी पार्टी के हंगामे के चलते हालात बिगड़ते गए। इसके बाद स्पीकर सतीश महाना को बीच बचाव करना पड़ा। एक समय तो वो गुस्से से लाल होकर चेयर से उठ गए थे। क्या अपमान किया बताइए, बताइए क्या अपमान किया, बताइए ना क्या अपमान किया। मैं उनसे माफी मंगवाऊंगा, बताइए क्या अपमान किया। लेकिन समाजवादी पार्टी के सदस्य अपनी मांग पर अड़े रहे और ब्रजेश पाठक से सदन में माफी मांगने की बात कही। हम लोग चाहते हैं कि जो नेताजी पर टिप्पणी हुई है उसको लेकर के उस सदन में माफी मांगे, और नहीं तो हम उन्हें बोलने नहीं देंगे। मैंने सदन में किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ नहीं कहा है। सबका सम्मान मैं करता हूं, कुछ मैंने नहीं किया। दरअसल ब्रजेश पाठक ने सदन में बोलते हुए इशारों में मुलायम सिंह यादव के लड़कों से गलती हो जाती है वाले बयान का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी पर तंज कसा था। हालांकि विवाद बढ़ता देख ब्रजेश पाठक की बात को विधानसभा की कार्यवाही से निकाल दिया गया। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब दिया। इस दौरान महाकुंभ में व्यवस्था की भी चर्चा की। सीएम ने यह भी कहा कि किसी को महाकुंभ में आने से रोका नहीं गया है, लेकिन किसी को भी अव्यवस्था फैलाने की इजाजत नहीं है। महाकुंभ में अगर विश्व स्तरीय सुविधा नहीं होती, अब तक 63 करोड़ से अधिक श्रद्धालु उस महाकुंभ के आयोजन का हिस्सा नहीं बना होता। अभी 2 दिन के बाद महाशिवरात्रि आएगी। आज 24 है, कल 25 और परसों 26 फरवरी तक मेरा अनुमान है कि जिस प्रकार से देश और दुनिया महाकुंभ के प्रति आकर्षित है, यह 65 करोड़ की संख्या पार होगी। एक जाति विशेष को वहां जाने से रोका गया, किसी जाति को रोका नहीं गया था। हम लोगों ने तो कहा था जो सद्भावना से जाएगा वो सम्मान से कुंभ में जाए, लेकिन जो सद्भावना से नहीं दुर्भावना से जाएगा तो उसकी दुर्गति भी होगी जरूर, अगर उसने कुंभ में अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया। आज बिहार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त जारी की। उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए लालू यादव पर हमला बोला और कहा कि पशु चारा खाने वाले कभी हालात नहीं बदल सकते। पहले इन सभी पहलुओं को लेकर किसान संकट से घिरा रहता था। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं, वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। एनडीए सरकार ने इस स्थिति को बदला है। बीते वर्षों में हमने सैकड़ों आधुनिक किस्म के बीज किसानों को दिए। पहले यूरिया के लिए किसान लाठी खाता था और यूरिया की कालाबाजारी होती थी।
बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया और केंद्रीय बजट में बिहार के विकास के लिए किए गए विशेष प्रयास के लिए उनका धन्यवाद भी दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है और बिहार के विकास में भी इनका सहयोग मिल रहा है। पिछले बजट में, अब जो पिछला बजट इन्होंने इस बार के चुनाव में शुरू हुआ, आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। अब इस वर्ष के बजट में भी बिहार में मखाना बोर्ड, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नगर के लिए वित्तीय सहायता, राष्ट्रीय स्तर के 7 प्रसंस्करण संस्थान की स्थापना एवं पटना ITI के विस्तार की घोषणा की गई। भारत का भगोड़ा ललित मोदी ने विदेशी नागरिकता हासिल कर ली है। ललित मोदी 12 साल से भारत से फरार है और अब उसने प्रशांत महासागर के एक छोटे से देश वनुआतू की नागरिकता हासिल कर ली है। TV9 भारतवर्ष के पास ललित मोदी के नए पासपोर्ट की कॉपी है। इस रिपोर्ट में ललित मोदी के जो तस्वीरें हैं वो भी TV9 भारतवर्ष के पास है। हमारे पास ललित मोदी के भारतीय पासपोर्ट की भी कॉपी है। ललित मोदी के नए पासपोर्ट का नंबर है RV0191750 है। ये पासपोर्ट वनुआतू से 30 दिसंबर 2024 को जारी किया गया है। आपको बता दें कि वनुआतू का पासपोर्ट हासिल करने के बाद अब ललित मोदी भारत का नागरिक नहीं रहा और उसके प्रत्यार्पण के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यानी ललित मोदी को भारत लाना और मुश्किल हो जाएगा। ये खबर TV9 भारतवर्ष के जरिए दुनिया और भारत की एजेंसियों को पता चल रही है। 125 करोड़ के घोटाले के आरोपी ललित मोदी को भारत लाने के लिए भारतीय एजेंसियां पिछले 12 साल से लगी हुई हैं। बता दें कि ललित मोदी को भारत सरकार ने भगोड़ा घोषित किया है और उस पर 125 करोड़ के घोटाले का आरोप है। ललित मोदी ने वनुआतू की नागरिकता इसलिए हासिल की है क्योंकि वनुआतू का भारत या किसी भी देश के साथ प्रत्यार्पण संधि नहीं है। और इस बीच बड़ी खबर है कि इंडियाज गॉट लेटेंट शो में रणवीर इलाहाबादिया से उस बारे में पूछताछ की गई है। पहली बार रणवीर इलाहाबादिया ने अपने बयान दर्ज कराया है। 3 समन के बाद आज साइबर सेल के दफ्तर पहुंचा था रणवीर इलाहाबादिया। ये तस्वीरें देखिए रणवीर इलाहाबादिया की, साइबर सेल के दफ्तर पहुंचने की। 3 समन दिए गए थे और 3 समन के बाद आज अपना बयान दर्ज कराया है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता जेपी जुड़ गए। जेपी, बयान दर्ज हो गया है, क्या कुछ सवाल पूछे गए, क्या और जानकारी इस संबंध में? देखिए, रणवीर इलाहाबादिया को लगातार जो है असम पुलिस हो या फिर महाराष्ट्र साइबर पुलिस हो, लगातार समन्स पे समन्स भेज रही थी, लेकिन रणवीर इलाहाबादिया जो है वो अपना बयान दर्ज कराने नहीं पहुंच रहे थे। लेकिन आज महाराष्ट्र साइबर पुलिस के नवी मुंबई के मापसे जो उनका दफ्तर है वहां पर रणवीर इलाहाबादिया पहुंचे और उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। तकरीबन 2 घंटे तक ये बयान दर्ज हुआ है और उस एपिसोड के बारे में खास तौर पे रणवीर से पूछताछ की गई है, जिस एपिसोड में उन्होंने एक कंटेंट का इस्तेमाल किया था, एक अश्लील जो है शब्दों का इस्तेमाल किया था। उस पूरे कंटेंट को लेकर उनका बयान दर्ज कराया गया है और उस बयान में रणवीर ने उसको स्क्रिप्टेड थी या नहीं स्क्रिप्टेड थी, स्पॉन्टेनियस था, उन्होंने तुरंत ये अपना बयान दिया था या पहले से ही ये स्क्रिप्ट लिखी गई थी, इस पर उन्होंने अपने बयान को दर्ज कराया है। और एक बड़ी बात इसमें यह है कि रणवीर जब मीडिया जब उनसे सवाल जवाब करना ही तो बहुत भागते हुए अपनी गाड़ी में गए और सभी से नजरें बचाते हुए वो बहुत स्पीड में उन्होंने अपनी गाड़ी निकाली। उन्होंने हायर की हुई जो कार है उसके जरिए वो नवी मुंबई के दफ्तर पहुंचे हुए थे। जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन आज लगातार चौथे दिन भी जारी रहा। कांग्रेस विधायकों और समर्थकों ने आज विधानसभा के बाहर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। विधायकों के निलंबन से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज विधानसभा का घेराव किया। इस दौरान उनके हाथ में भाजपा के मंत्री माफी मांगो के पोस्टर्स भी थे। इस विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ पड़े और उनके बीच धक्का मुक्की हुई। ये आप देख सकते हैं कि तीखी बहस जद्दोजहद यहाँ लगातार जारी है और
या किस तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से झड़प हो रही है पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में, कि यहाँ आगे बढ़ने के लिए तो कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों के बीच में जो बहस हो, ये आप देखिए, ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से पीछे खदेड़ा जा रहा है। इस दौरान विधानसभा के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पानी की बौछार भी की गई। विधानसभा में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर टिप्पणी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत 6 विधायकों के निलंबन के खिलाफ कांग्रेस समर्थक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज अजमेर में हिंदूवादी संगठनों के बंद का व्यापक असर भी देखा गया। प्रदर्शनकारियों ने नाबालिग छात्राओं से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के मामले में गुनहगारों को फांसी की सजा देने की मांग की। पूरा अपडेट आपके साथ। धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी जय श्री राम के जयकारे, इंसाफ की मांग। तस्वीरें राजस्थान के अजमेर की हैं। आज अजमेर में हिंदूवादी संगठनों के बंद का असर हर तरफ देखा गया। जोरदार नारेबाजी की गई, हंगामा भी हुआ। बाजार में सन्नाटा देखा गया, दुकानों पर ताले लटके थे। हर तरफ कर्फ्यू जैसा मंजर दिखाई दिया। अजमेर के ब्यावर, नसीराबाद, केकड़ी में बंद का सबसे ज्यादा असर दिखा। प्रदर्शनकारी आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। नाबालिग छात्राओं से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के मामले में इस बंद का ऐलान किया गया। आरोपियों ने निजी स्कूल की लड़की को फंसाया और फिर छात्रा का अश्लील वीडियो बनाया। अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने के आरोप भी लगाए गए। इसके बाद पीड़िता के जरिए सहेलियों को भी फंसाया गया। इन लड़कियों को धर्म बदलने के लिए मजबूर तक किया गया। दावा किया गया कि आरोपियों ने लड़कियों को ब्लैकमेल कर रुपए भी वसूले। इस मामले में मिली शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो प्रदर्शनकारी अब आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। और अब खबर महाकुंभ से। महाकुंभ अब अपने बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर है। आज बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार भी प्रयागराज पहुंचे और महाकुंभ मेले में शामिल हुए। साथ ही कैटरीना कैफ ने भी संगम में डुबकी लगाई। साल 2025 का सबसे बड़ा उत्सव महाकुंभ अब खत्म होने वाला है। इसमें बॉलीवुड के कई नामी सितारे भी शरीक हुए। अब बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार भी प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में पहुंचे हैं। उन्होंने त्रिवेणी संगम में आस्था की पावन डुबकी लगाई। भारी भीड़ के बीच आम लोगों की तरह ही अक्षय कुमार भी इसमें शामिल हुए और स्नान किया। अक्षय बिल्कुल सादे और सरल अंदाज में नजर आए। बिना किसी तामझाम के उन्होंने संगम में स्नान किया। सफेद कुर्ता पैजामा में उन्हें संगम में स्नान करते देखा गया। भारी भीड़ के बीच से होते हुए वो घाट पर पहुंचे और लोगों के साथ उन्होंने आम लोगों की तरह ही स्नान किया। इस दौरान अक्षय कुमार महाकुंभ आयोजन को लेकर व्यवस्था की जमकर तारीफ करते नजर आए। बहुत बढ़िया इंतजाम है, बहुत अच्छी तरह, मतलब हम यहाँ के सीएम साहब योगी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छा इंतजाम कर रखा है। अक्षय के अलावा आज एक्ट्रेस कैटरीना कैफ भी प्रयागराज पहुंची। उनके साथ उनकी सासू मां भी नजर आई। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही कैटरीना के पति विक्की कौशल ने भी संगम में डुबकी लगाई थी।